हेलो एवरीवन। अब तक हम कैपेसिटर वाला और इंडक्टर वाला दोनों ही सर्किट पढ़ चुके हैं। कैपेसिटर वालों को बोलते हैं कैपेसिटिव एसी सर्किट और इंडक्टर वाले को बोलते हैं इंडक्टिव एसी सर्किट। लेकिन फिर भी हो सकता है लोगों को डाउट हो, तो एक सेपरेट वीडियो में लेके आया हूं जिसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि एक एसी सर्किट जिसमें सिर्फ इंडक्टर हो और एक एसी सर्किट जिसमें सिर्फ कैपेसिटर हो। एसी सर्किट मतलब दोनों साइड जो आप ईएमएफ लगा रहे हो वो है ई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहां पर जो ईएमएफ है वो भी वही है ई नॉट साइन ओमेगा टी। जो करंट की इक्वेशन बनी थी हमें याद होगा, अगर आपने वो चैप्टर ढंग से किया है तो, मतलब पुराना वाला लेक्चर ढंग से किया है तो। ब्लू पेन कहाँ रख दिया मैंने? तो जो करंट इसमें आएगी और वर्सेस इसमें आएगी, दोनों में डिफरेंस होगा। कैपेसिटर करंट को आगे कर देता है, आसानी से जाने देता है फ्रीक्वेंसी वाली करंट को। तो ये होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, ये आगे हो जाती है पाई बाय टू रेडियन से या 90 डिग्री फेज से, जबकि यही ये करंट को पीछे कर देता है साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। तो अगर मैं बात करूं फेज एंगल की, फेज एंगल या फेज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड करंट, दोनों में ही फेज एंगल या फेज डिफरेंस, वैसे फेज एंगल बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा, फेज डिफरेंस आगे वेव ऑप्टिक्स वगैरह में ज्यादा काम होता है। तो फेज एंगल जो होगा दोनों में, फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इक्वल्स टू फाई इक्वल्स टू पाई बाय टू, और यहां पर भी फेज एंगल जो होगा, फेज एंगल इक्वल्स टू फाई इक्वल्स टू पाई बाय टू होगा। उसकी वजह से होगा क्या, जब हम पावर की बात करेंगे, एवरेज पावर डिसिपेशन, तो पी एवरेज हम निकाल चुके हैं, पी एवरेज इक्वल्स टू ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, फाई की जगह पाई बाय टू, कॉस पाई बाय टू जीरो, तो जीरो पावर डिसिपेट होगी। और ऐसे ही पी एवरेज इक्वल्स टू ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, अगेन फाई में पाई बाय टू जीरो। जब अकेला कैपेसिटर हो, अकेला इंडक्टर हो, पावर डिसिपेट जीरो, कुछ भी पावर डिसिपेट नहीं होगी। ठीक है, अच्छा ये कितना अपोजिशन क्रिएट करेगा करंट के फ्लो में, उसको बोलते हैं एक्सएल, कैपेसिटिव सॉरी इंडक्टिव रिएक्टेंस। यहां पर जो ये अपोजिशन क्रिएट करेगा उसको बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्ससी, और ये होता है 1 अपॉन ओमेगा सी इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। जबकि यहां पर जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो होता है एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल इक्वल्स टू 2 पाई एफ एल। यहां पर आप देख रहे हो एक्सएल जो है फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, जबकि यहां पर एक्ससी यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां पर एक्सएल और फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ बनेगा वो प्रोपोर्शनल वाला बनेगा, मतलब ऐसा फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, एक्सएल बढ़ता जाएगा, एक्सएल बढ़ेगा तो करंट पे कमी आएगी, उसको भी देख लेंगे। और यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू का ग्राफ है, मतलब ये है एक्ससी फ्रीक्वेंसी और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम बात करें करंट की, तो करंट जो होती है, करंट इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन एक्सएल। यहां पर करंट जो होगी वो होगी ईएमएफ अपॉन एक्ससी। अब आप खुद सोचो कि जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, क्योंकि एक्ससी प्रोपोर्शनल टू क्या है, एफ है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्ससी सॉरी एक्सएल बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ने पे एक्सएल बढ़ेगा तो आई घटेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी तो वैसे वैसे आई कम होता जाएगा। समझ लो कि एसी वर्सेस डीसी, किसके लिए इसका रिएक्टेंस ज्यादा होगा, तो डीसी के लिए इसका रिएक्टेंस कम होगा और एसी के लिए इसका रिएक्टेंस बहुत ज्यादा होगा। एसी के फ्लो में रुकावट पैदा करेगा, मतलब प्रॉब्लम फॉर एसी, क्योंकि उसके पास फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी एक्सएल बढ़ेगा, एक्सएल का डिवाइड लगेगा, बड़ी चीज का डिवाइड ईएमएफ में लगेगा, करंट छोटा आएगा। जबकि यहां पर अगर हम बात करें तो एक्ससी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ है, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी एक्ससी घटेगा, एक्ससी घटेगा तो आई बढ़ेगा। मतलब यहां पर डीसी के पास, जिसके पास की फ्रीक्वेंसी कम है, और एसी के पास जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, एसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, उसके लिए रिएक्टेंस कम, करंट ज्यादा। मतलब प्रॉब्लम यहां किसके लिए है, प्रॉब्लम फॉर डीसी। ये डीसी के फ्लो में रुकावट करेगा, ये एसी के फ्लो में रुकावट करेगा, क्योंकि दोनों का रिएक्टेंस, दोनों का एक्स जो है फ्रीक्वेंसी पर चेंज हो रहा है। हमने ये फाइव वाला भी देख लिया, और भी आगे इसमें देखते हैं। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, इन दोनों इक्वेशन को देख के मैं लिख सकता हूं कि करंट lags behind EMF by a phase of pi by 2 radian or 90 degree
इन अ प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट, यहां पे मैं लिख सकता हूं करंट लीड्स द ईएमएफ बाय फेज एंगल ऑफ π/2 रेडियन और 90 डिग्री फॉर अ प्योर कैपेसिटिव एसी सर्किट। ठीक है, अब एक ही टाइप का न्यूमेरिकल लेंगे, दोनों में देखो कैसे अंतर आता है वो आपको समझ में आएगा। ओके, यहां पर काइंड ऑफ सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन एक कैपेसिटर के लिए एक इंडक्टर के लिए तो देखो कैसे चीजें चेंज होगी। अ कैपेसिटर हैज रिएक्टेंस ऑफ 100 ओम। कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस है उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC बोलते हैं, वो आपको 100 ओम दे रखा है एट 50 हर्ट्ज, जब फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज थी। ठीक है, फाइंड रिएक्टेंस एट 125 हर्ट्ज, मतलब F1 जब 50 हर्ट्ज था तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस X1 जो 100 था, अब फ्रीक्वेंसी को कितना कर दिया, 125 हर्ट्ज कर दिया, 125 हर्ट्ज। तो आपको X2 बताना है नया वाला। अब F1 और F2 में क्या रिलेशनशिप है उसको यही देख लेते हैं। ये इसका 2.5 टाइम्स है, 2.5 टाइम्स। ठीक है, ये ऐसा क्यों किया अभी आपको समझाता हूं। देखो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इज इक्वल टू होता है 1/ωc इज इक्वल टू 1/2πfc। 2 और c कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, तो XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F हो जाएगा। मतलब फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस घटेगा। फ्रीक्वेंसी 2.5 टाइम्स इंक्रीज हुई तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस 2.5 टाइम्स डिक्रीज होगा। अभी हम इसको प्रूव करते हैं, देखो कैसे। X2/X1 इसी फॉर्मूले से कर रहा हूं, X2/X1 इज इक्वल टू F1/F2। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए जो इसके साथ हुआ इसका अपोजिट इसके साथ हुआ। तो यहां पर X2 इक्वल्स टू X1 इंटू F1/F2। X1 कितना दे रखा है आपको 100, F1 कितना है 50, F2 कितना है 125। ये आ गया 100/2.5। पॉइंट से पॉइंट गया ऊपर, तो ये हो गया ऊपर गया ऐसे 100 मतलब 1000, तो कितना हो गया 40 ओम आ गया। 2.5 टाइम्स ये भी कम हो गया, यहां कम हो गया। इसको देखते हैं। एन इंडक्टर हैज रिएक्टेंस, इंडक्टर का रिएक्टेंस होता है XL 100 ओम एट फ्रीक्वेंसी F1 जब 50 हर्ट्ज है, तो इसको मैं X1 बोल लेता हूं। अब हमें X2 निकालना है। हमें पता है इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इज इक्वल टू ओमेगा L इज इक्वल टू 2πfL होता है, मतलब XL प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी जो है वो 2.5 टाइम्स इंक्रीज हो गई, ये जो है 2.5 टाइम्स इंक्रीज हो गई फ्रीक्वेंसी, तो XL भी 2.5 टाइम इंक्रीज होना चाहिए। मतलब 2.5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 250 आना चाहिए। देखते हैं अभी कैसे। तो X2/X1 इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल है, तो जो X के साथ हो रहा है वही F के साथ होगा, मतलब F2/F1 लिखूंगा सिंपली। तो X2 इज इक्वल टू X1 F2 F1। थोड़ा फास्ट सॉल्व कर रहा हूं, आपको भी यही आदत बनानी पड़ेगी, वरना ही पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे आप। तो X1 कितना हो गया 100 हो गया, F2 कितना है 125, F1 कितना है 50, ये 2.5 टाइम्स गया तो 250। 2.5 देखो आप, 100 मल्टीप्लाई बाय 2.5 जीरो गया, आया यहां पर तो कितना है 250 ओम इंक्रीज हो गया। तो ये कुछ डिफरेंस था दोनों में। अब तो मुझे लगता है कि डिफरेंस जो है आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा, कौन क्या करता है कौन क्या नहीं करता। इसके बाद हम RLC AC सर्किट पढ़ेंगे, तो वहां तक इन दोनों कंफ्यूजन को अच्छे से क्लियर कर लेना, क्योंकि उस सर्किट में रेजिस्टेंस भी होगा, इंडक्टर भी होगा और कैपेसिटर भी होगा, तीनों सीरीज में लगे होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।